बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को वैश्विक निवेश का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे से यह फुल प्रूफ होता हुआ भी अब नजर आ रहा है। दौरे के पहले ही दिन करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर वहां पर होते हैं। जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी देते हैं और जापान की कई बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में कारोबार स्थापित करने यानी कायम करने और अपने कारोबार का विस्तार करने में इंटरेस्ट दिखाया है। अब ये समझौते किस किस क्षेत्र में हुए वो पहले मैं आपको बताता हूं। इन समझौतों में कृषि यंत्र निर्माण यानी खेतीबाड़ी करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं औजार हथियार, वो अब उत्तर प्रदेश में निर्मित होंगे। औद्योगिक मशीनरी, जल और पर्यावरण अवसंरचना समाधान, ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम हैं वो, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों के निवेश इस एमओयू में शामिल हैं। इन कंपनियों के साथ करार से उत्तर प्रदेश में निर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक नया प्रयास यहां से एक और नजर आएगा। यानी अगर यह कहा जाए कि यूपी सरकार ने जापान में चल रहे इस मैच की पहली बॉल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिक्सर मार दिया तो हरगिज गलत नहीं होगा। हालांकि गलत तो यह हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो इस निवेश को, इस तरक्की को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या पचा नहीं पा रहे हैं। उनके नजरिए को भी यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेहद जरूरी जो चीज है वो ये कि उत्तर प्रदेश जो पहले से ही देश में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर कर सामने आया था, चाहे मोबाइल फोन निर्माण की बात हो या किसी भी सेक्टर में, क्या एक बार फिर उसी यूपी ने अपने अलग इरादे जाहिर कर दिए हैं। करेंगे तफसीली चर्चा। मेरे साथ आज के इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश का जाना माना चेहरा है। मुंसिफ टीवी की स्क्रीन पर आप पहले भी कई मरतबा इनसे रूबरू हो चुके हैं। मुंसिफ टीवी के ब्यूरो और स्टेट हेड डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह जी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिल प्रताप जी। और इस चर्चा में खासतौर पर शामिल फैज भी हैं, लखनऊ से हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, नुमाइंदे हैं। फैज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा का आगाज अनिल प्रताप जी आपसे करने में जा रहा हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा होना और 11,000 करोड़ का इन्वेस्ट मिलना, इन प्रस्तावों को, इन एमओयू को जो साइन हुए हैं, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? और क्या वो जो बात की जा रही थी कि ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा हम करेंगे, क्या जापान दौरे से ये लिंक थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका रहीम साहब, इस खास चर्चा में बात करने के लिए। रहीम जी, ये देखिए, ये मुंसिफ टीवी के तौर पे हम लोग जमीनी स्तर पे काफ़ी कुछ विकास का कवरेज करते ही रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जापान के साथ उत्तर प्रदेश का संबंध, ये डिप्लोमेटिक ही नहीं है, बल्कि आज की तारीख में ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप में बदल चुका है। और जो आपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही, तो हमें इस बड़े निवेश की ज़रूरत पड़ रही है। हमें इस बड़े निवेश की ज़रूरत के लिए जापान हमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो हमारे हैं, जो पर्यावरण को काफ़ी हद तक एड्रेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में यूपी को चुनना, ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और अभी अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा का जो विकसित हो रहा है जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, या फिर दादरी का लॉजिस्टिक हब, ये केवल प्रोजेक्ट्स नहीं है रहीम साहब, बल्कि ये यूपी को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम है, और इस ठोस कदम का हमें स्वागत करना चाहिए रहीम साहब। बिल्कुल, स्क्रीन पर थोड़ा सा आप रहिएगा अनिल जी, क्योंकि अब कंप्लीट आप नजर नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ा सा आप पीछे रहेंगे तो शायद आपको दर्शक भी सही तरीके से देख पाएंगे। जिन सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि कृषि में इस्तेमाल होने वाली जो मशीनरीज हैं, जो जापान बहुत अच्छे तरीके से बना पाता है, अब वो उत्तर प्रदेश में बनते नजर आएगी। तो सिर्फ यूपी को फायदा नहीं होने जा रहा, पूरे देश को लगभग इससे फायदा होगा, सबसे ज्यादा किसानों को। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जो हमारा किसान तबका है, वहाँ पे तमाम ऐसी जो कृषि के यंत्र हैं, तो जापान की जो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, वो तकनीकी व्यवस्थाएं, चूंकि हमारा कभी जाना भी हुआ था, तो वो तकनीकी व्यवस्थाएं वहाँ बहुत ही एडवांस्ड हैं। और ये एक वरदान के रूप में हमें मानना चाहिए कि अगर योगी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का वहाँ पे दौरा हुआ, तो ये दौरा कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को और हमारे पूरे, क्योंकि हमारा प्रदेश पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश है, और ये भारत की असल जो तस्वीर उभर के सामने आती है,
वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हमारे यूपी का एक बहुत खास जनसंख्या हमारी होती है, तो यहाँ के किसान वर्ग को विशेष रूप से फायदा होगा। और ये सारी तकनीकी जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं बहुत ही कम मूल्यों पर या कभी कभी हाईली सब्सिडाइज्ड के अलावा ये ऐसी चीजें बड़े हम्म। सर्वसुलभ तरीके से किसानों को उपलब्ध हो पाएंगी। और ये न केवल किसान वर्ग के लिए बल्कि सभी के लिए ये बहुत ही विशेष फायदे का डील एक तरीके से होने जा रहा है। सिर्फ यूपी रहीम नहीं साहब। बल्कि पूरे देश की भी अगर हम बात कर ले तो वो इसमें लिंक होता हुआ, कनेक्ट होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फैज, जी बिल्कुल। हाँ, युवाओं के हवाले से अगर हम बात करें, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, इस तरह की बातें एक्सपर्ट कर रहे हैं। बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब अपना खिताब दे रहे थे एमओयू साइन के बाद, जब वो उन्हें इन्वाइट कर रहे थे, ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अब रोजगार मिल पाएगा। किस तरीके से चीजें पॉसिबल होंगी, थोड़ा सा समझाइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए रहीम, सबसे बड़ी बात है जो अभी अनिल जी बात कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और यहाँ पर अगर जनसंख्या की बात करें तो तकरीबन 57%, 57% युवा है यहाँ पर। युवा उत्तर प्रदेश में रहते हैं। रोजगार की बात करें तो देखिए, योगी सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम रहा है एमएसएमई के जरिए लोगों को रोजगार से जोड़ने का। जो बात जापान में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम जो जिस तरीके से वहां पे जापान की जो टेक्नोलॉजी है, जो तमाम चीजें है, आप जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट पे 500 बीघे में जो जापानीज कंपनी को स्थापित करने की बात की जा रही है, वहां पर जापानीज कंपनी होंगे। तो कहीं ना कहीं जापानीज कंपनी वहां आने के बाद से रोजगार, जो उत्तर प्रदेश के युवा है उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि जो एमएसएमई, जो उसकी जो और भी इकाइयां हैं, जो तमाम ऐसी चीजें हैं, एमएसएमई के जरिए जो है उन जापानीज कंपनी को बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, जहां पर एमएसएमई के जो लोग काम करने वाले हैं उनको वो भी वहां से चीजें उनसे लिया जा सकता है, उनके खरीद फरोख्त में बढ़ावा हो सकता है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो पे अगर नजर डालें और जापान के दौरे को देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो ये दौरा न केवल जैसा कि अनिल जी ने बताया कि ग्लोबली जो इसका फायदा होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। यहाँ कल कारखाने भी लगने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हम तमाम लोगों को देखने को मिलेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बदलाव की जो स्थिति करने की कोशिश की जा रही है, आप अगर 2017 से पहले की स्थिति देखेंगे तो शायद इस दिशा में इतनी सरकार ने काम नहीं किया जो इंटरनेशनली लेवल पर सरकारों को करना चाहिए था। लेकिन अगर आप योगी सरकार की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर सरकार तमाम ऐसे प्रयास कर रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका, उनको स्वतः रोजगार से जोड़ने का मौका, और खास ना खास युवा बल्कि महिलाओं को भी सशक्तिकरण जैसी तमाम ऐसी चीजों से जोड़ने का जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है वो सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि हम तमाम लोग देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव जरूर होगा। बिल्कुल। तो ये दौरा जो है वो सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, यहाँ पर आर्थिक संबंध भी बनते नजर आएंगे। कल्चरल ब्रिज जिसका जिक्र किया जा रहा था बार बार, वो भी बनता नजर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर टूरिज्म और पर्यटन को भी जाहिर तौर पर बढ़ावा मिलेगा। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जापान और उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, जिस तरीके से सीएम योगी का वहाँ पर स्वागत, वेलकम होता है, और जिस तरीके से वो पूरे माहौल में घुले मिले से नजर आते हैं, तो एक सांस्कृतिक सेतु, कल्चरल ब्रिज के तौर पर बुद्धा सर्किट को भी वहां देखा जाता है। क्या आपको लगता है कि बुनियादी ढांचे के साथ साथ पर्यटन यानी टूरिज्म को भी यहां पर अब एक बड़ा इफेक्ट और बड़ा इम्पैक्ट दरअसल मिलने वाला है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। एक्चुअली जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बुद्धा सर्किट की जो आपने बात कही, ये हमारा कल्चरल डायलॉग, कल्चरल जो ब्रिज है, उस कल्चरल ब्रिज को क्रिएट करने में एक बुनियादी तौर पे काम करेगा। और खास तौर पे अगर हम बात कहें तो जैसे इसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के थ्रू मुझे याद है कि मुंसिफ टीवी के माध्यम से भी हम लोगों ने कभी इसका रिपोर्ट किया है कि उसके माध्यम से काफी कुछ ऐसा कार्य हुआ है। खासतौर पे जैसे कुशीनगर में, कुशीनगर और श्रावस्ती वगैरह की सूरत बदल रही है। कुशीनगर में एक सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो वहां कभी ऐसा होता है कि जब हम कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा अपने जापानी लोगों को उनके साथ जोड़ते हैं,
तो उनकी जो संस्कृति के रूप में, जो उनकी जापानी शैली के रूप में अगर हम देखें, तो उनको कहीं ना कहीं उस तरीके का वो वातावरण मिलता है कि जब वो सीधे हमारी धरती पर कदम रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बुद्धा सर्किट के तौर पे भी, और बुद्धा सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ सारनाथ को हमें नहीं भूलना चाहिए। सारनाथ भी वो कहीं ना कहीं हमारे ऐसी चीजों के लिए उसमें आते हैं। ये बुद्धा सर्किट, जहां तक सवाल है, राज्य की जो अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये गेम चेंजर के तौर पे साबित हो रहा है। जापान के सहयोग से इस वैश्विक स्तर का पर्यटन हब बनने से कई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, जो ये बुनियादी और आधुनिकीकरण के लिए बहुत ही जापानी वो होगा। इसमें जापानी शैली के होटल और सुविधाओं की अगर हम लोग बात करें, तो इधर के जो निवेश हैं वो निवेश, जापानी निवेश से ऐसे होटलों का भी निर्माण हो रहा है जहां जापानी भाषा को जानने वाले स्टाफ या जापानी भोजन और पारंपरिक जैन उस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है। इसके अलावा सूचना के ऐसे केंद्र हैं जो प्रमुख स्थलों पर जापानी भाषा में साइनेज के तौर पे दिखाई देना जाना, कि कभी कभी उनका आना हुआ और ऐसे आने पर अगर उन्हें उन्हीं की भाषा में चीजें डिजिटल रूप में भी दिखाई दे जाएं, साइनेज दिख जाएं, तो उन्हें एक अपनापन सा प्रतीत होता है कि हमारा जो इस तरह का जो हमारा, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना, समझा रहे हैं, ये 1-2 दिन या 1-2 महीने की प्लानिंग नहीं है, ये बहुत लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था जाहिर तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, कीजिए कंटिन्यू। जी जी। तो ये सारा कुछ हमारे इस पूरे कल्चरल डायलॉग के साथ साथ, अब जैसा मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है सिर्फ हमारा, डिप्लोमेटिक रिलेशन कह लीजिए, या जो कल्चरल चीजें हम लोग बात करते थे, सांस्कृतिक चीजों के विषय में बात करते थे, संस्कृत के रूप में भी हम अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो हमने अभी आपसे गिनाया, ये सारे जो जगहें हैं, इन जगहों पे कहीं ना कहीं वो जापानी झलक दिखाई देती है, और उन्हें सीधे सीधे हमें हमारे यहाँ आना और हमारी चीजों पर निवेश करना, ऐसा वातावरण, ये काफी मतलब दूरदर्शी सोच का प्रभाव हमें दिखता है, कि जिसमें धीरे धीरे से प्रयास होते रहे थे और वो प्रयास आज मूर्त रूप लेते जा रहे हैं। रहीम जी। बिल्कुल, आपसे और भी दरअसल चीज़ें जानना और समझना इसलिए चाहेंगे क्योंकि जापान से आपका भी एक बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, आधिकारिक ऑफिशियल नाता आपका रहा है। किस तरह का वो अनुभव था, और जापान से उत्तर प्रदेश का ये कनेक्शन कितना गहरा बन जाएगा आगे, और क्या चीज़ें आपको नजर आती है इसमें? रहीम जी, आपने ये प्रश्न जो किया, ये मुझे मेरे दिल को छूता है, और आपने बहुत ही ये सुखद और महत्वपूर्ण विषय छेड़ दिया है, क्योंकि यह भी एक दुर्लभ संजोग है रहीम जी कि आज के प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं श्री एसपी गोयल जी और मैं, हम दोनों कुछ वर्षों पूर्व एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के द्वारा आयोजित एक ऑफिशियल इंडिया डेलीगेशन के तौर पे, प्रतिनिधि के तौर पे जापान के दौरे पर गए हुए थे। तो हमें उस वक्त वहाँ के ऐसी चीजों को देखने का मौका मिला जिसको बहुत करीब से हम लोगों ने समझा। और ये जो करीब से समझने की बात है, उस वक्त हालांकि मैं मीडिया के हैसियत से नहीं गया था, बल्कि एक किसी खास विषय पर अपने किसी रिसर्च को, अपने किसी शोध को प्रस्तुत करने एक इंटरनेशनल कांग्रेस में गया हुआ था, और उसी कांग्रेस के ही वो पार्ट हमारे आज के जो मान्यवर मुख्य सचिव जी हैं श्री एसपी गोयल जी, वो भी थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा, और हमने करीब से ये देखा कि जापानी तकनीक और उनकी जो कार्य संस्कृति है रहीम जी, वर्क कल्चर, वो वास्तव में कितनी अनुशासित है, वो कितने डिसिप्लिन्ड रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मेंशन करूं कि मैं कभी वहां पे मेट्रो से कहीं मैं चल रहा था, उस मेट्रो में हमने देखा कि कुछ बच्चे आते हैं, यस, लगातार मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया कि बच्चे आते हैं, आने के बाद वो कुछ अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद फोल्ड करके रख देते हैं। मैंने ऐसा स्पॉन्टेनियसली अपनी क्यूरियोसिटी के लिए मैंने पूछा कि ये आप क्या सीख रहे हैं, क्या अध्ययन कर रहे हैं? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे अध्ययन करने के लिए कुछ अपनी हायर स्टडीज के लिए भी कहीं हम एनरोल्ड हैं, और उसमें हमें एक विदेशी भाषा का अध्ययन करना है। तो मैंने ये प्रयास किया है कि जब तक हम ये मेट्रो में सफर करेंगे, उस दरमियान हम इस भाषा का अध्ययन करेंगे, और जब मेट्रो से उतरेंगे फिर इस तरीके से करते करते हम उस भाषा को समझ पाने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं कि जब हम पूर्ण रूप से इस भाषा को समझ जाएंगे। तो इतना समय का सदुपयोग और इतना अनुशासित जीवनचर्या, इतनी अनुशासित जो वो है जीवन शैली,
ये सब चीजें देखा हमने, और हमारे गोयल साहब ने भी देखा। और ये गोयल साहब हमारे बहुत ही अनुभवी अधिकारी हैं। और इस तरीके से अगर मैं देखूं तो आज मीडिया एडवोकेसी के स्तर पे भी हम लोग उस सिस्टम को धरातल पर उतार सकने के लिए, ये एक तरीके से कह लिया जाए कि आज मुंसिफ टीवी और यहाँ उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा होने वाली इस तरह की जो उपलब्धियां हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लिए एक डबल एडवांटेज के रूप में साबित हो रही हैं, होंगी। और इस समय इन संबंधों को केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर लागू करने में भी हमें मदद मिलेगी। और हम ये से चीजें, हमें पूरा विश्वास है कि इन चीजों पर अगर ठीक से सरकार करती रहेगी, सारी चीजें होती रहेंगी जैसा दृष्टिगोचर होता है, तो हम अपनी मीडिया एडवोकेसी के द्वारा, मुंसिफ टीवी के मीडिया एडवोकेसी के द्वारा भी ऐसी चीजों को बहुत आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, जिसमें एक सरकार को एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होके, इंटरडिपेंडेंट होके एक दूसरे से उन चीजों को मीडिया डायलॉग, मीडिया एडवोकेसी के तौर पे भी हम उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। रहीम जी, बिल्कुल, जब इंसान तकनीक से टेक्निक से घिरा हुआ रहता है ना, तो अनुशासन उसमें आ जाता है। अब यही तकनीक जब उत्तर प्रदेश में लगातार इस्तेमाल होगी तो जाहिर तौर पर आम आदमी का जीवन जो होगा वो बेहतर होता हुआ हमें नजर भी आएगा। फैज़, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी जो नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की तरफ से, पहले ही दिन 11,000 करोड़ का MOU साइन हो जाना, जब 2023-2025 को जब हम झांकते हैं तो वहाँ भी 1.5 लाख करोड़ तक ये FDI पहुँची थी। तो इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी को लेकर क्या उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील होने के साथ साथ प्रयासरत भी है? बिल्कुल रहीम, जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, देखिए सबसे पहले कहीं पर भी किसी भी देश से इन्वेस्टमेंट आने के लिए एक वातावरण का बनना, एक सुखद वातावरण का बनना, बिल्कुल वो बिल्कुल, बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति और तमाम चीजों को अपने साथ स्थापित करी, सुरक्षा की जो भावना है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्राइम की जो स्थिति है, जो पहले लोग निवेश करने से डरते थे, उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, अब शायद वो स्थिति नहीं है। वो माहौल, प्रतिकूल माहौल उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाने का प्रयास किया है। और हम लोग आज देख रहे हैं कि जिस तरह से बाहर से आने वाली डेलीगेशन है, तमाम ऐसी टीमें हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश में सोच रही है, बहुत आसान उनके लिए एक मौका दिया गया। एक तरह से कहा जाए उत्तर प्रदेश में वो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, किस तरह से वो तमाम चीजों को स्थापित किया जाए, उसके लिए तमाम जो दिशा निर्देश स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तमाम चीजों का मॉनिटरिंग करते हैं। केवल अधिकारियों तक ये बात सीमित नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है तमाम इसको देखते हैं और अपने तरीके से जिस तरह से अपने अधिकारी को आदेश देना है, निर्देश देना है, वो तमाम वो खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश होगा। उत्तर प्रदेश में जो पलायन की स्थिति थी, जो उत्तर प्रदेश के युवा थे जो बाहर देशों में या उत्तर प्रदेश छोड़कर जहां पर रोजगार की तलाश में जाते थे, अब वो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के युवा उत्तर प्रदेश में रहकर रोजगार स्थापित हो जाए, उनके लिए बेहतर रोजगार का हो। ये तमाम प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। अनिल जी, ये जो प्रयास जिसका जिक्र फैज भी कर रहे हैं, आप भी पहले कर चुके हैं, ये 1-2 दिन या 2-4 महीने की बात नहीं है, ये सालों से दरअसल इस जगह पर काम किया जा रहा था, इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था। क्योंकि जब तक आप वो एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे तब तक विदेशी इन्वेस्टर्स तैयार नहीं होंगे इन्वेस्टर निवेश करने के लिए। अब इतने इन्वेस्टर्स जब तैयार है तो हमें उस मेहनत को थोड़ा सा समझने और दर्शकों को भी समझाने की जरूरत है। क्या वो माहौल जो बन गया उत्तर प्रदेश में कि बिना डरे बिना झुझके फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कितनी मेहनत लगी होगी इसके पीछे? इसके पीछे एक अच्छी और काफी अच्छी मेहनत लगी है। और मैं फैज जी की बात को आगे बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ कि इसमें जो हमारा प्रदेश है आज अपराध मुक्त प्रदेश के तौर पे जाना जाने लगा है कहीं ना कहीं। और जो जापान, इसके साथ ही मैं एक और बात जोड़ूं कि जो ये निवेश की चीजें हैं, उस निवेश के अलावा जो तकनीकी सहयोग है, खासतौर पर जो जापान की विशेषज्ञता है, जो हमने उस करीब से भी देखा कि जापान की विशेषज्ञता स्मार्ट सिटी बनाने में, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे बेमिसाल जो है काम करने में उनका बहुत बड़ा वो है। और इसके अलावा जैसे फैज जी ने बोला कि जो
युवा हैं, युवाओं के लिए तो खास तौर पे जो कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट की जो बात कही जाती है, वो जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो अभी है, जिसके जरिए भी जो है काफी युवाओं को जापानी तकनीक में पारंगत किया जा रहा है। और ये कहीं जो इसके अलावा जैसे वाराणसी जो है, वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी कहीं ना कहीं इस हमारे मतलब दोस्ती का एक नमूने के तौर पे सामने आता है। तो कहीं ना कहीं ये दौरा रहीम साहब, ये दौरा हमारे ये दौरा और इस दौरे के दरमियान लिए गए जो समझौते हैं, वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से उन्नत प्रदेश बनाने की प्रक्रिया में, इस दिशा में एक बड़ी छलांग के रूप में मैं देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये हमारी तकनीकी जो विशेषज्ञताएं जापान के साथ मिलके बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं वो हमारे ऐसी चीजों में कई वर्ष हमारे चीजों में ऐसे आगे दिखाई देते हैं तकनीकी क्षेत्रों में। तो वो जब एक सामने आएगा हमारे समाज में, हमारे देश में, जब वो सामने नजर आएगा, तो हम भी खास जो प्रगति की चीजें हैं उस तरीके से हम देख पाएंगे। और ये जो निवेश के आंकड़े हैं ना रहीम साहब, इसको एक अगर हम बात कहें कि ये आंकड़ा ही कुल मिला के नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं वो एक दूरगामी सोच है जो काफी समय से धीरे धीरे चल रही थी, जिसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा भी है। जैसे जैसे अभी आपसे मैंने जिक्र किया, जो एक बहुत ही बड़ी एक फंडिंग एजेंसी के तौर पे पूरी दुनिया भर में जानी जाती है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसके साथ भी हमारा जुड़ाव कहीं ना कहीं हुआ है। तो मैंने देखा है कि ये जो एजेंसी है, इस एजेंसी के साथ साथ जो हम लोगों ने पहले भी जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो काम अब जाके कहीं ना कहीं उस रूप में आ गए, जैसे फैज ने कहा, एक माहौल बन गया। अब उस माहौल के माध्यम से अब इस निवेश को एक अच्छा रूप हम दे पाएंगे, एक अच्छा हम प्रगति की दिशा में छलांग लगा पाएंगे, ऐसा हमारा सोचना है। और ये संबंध बहुत दूर तक आगे जाने वाला है। और ये अगर शुरुआती दौर में भी अगर हम लोग देखें तो काफी पुराने समय से, पिछले 10-12-15 सालों से अगर देखा जाए, तो ये संबंध हमारे और मजबूत होते चले गए हैं। और वो मजबूती हमारी और भी जो है इस निवेश के माध्यम से गहरी होगी। और इस निवेश में न केवल ये रुपयों का निवेश कहलाएगा, बल्कि इसमें तकनीकी निवेश भी सबसे बड़ी बात हम समझ पा रहे हैं रहीम साहब। इस पूरा ये उसके द्वारा हमारी पूर्ण रूप से हम प्रगति के ऊपर जो है कहीं प्रगति के मानचित्र। अब दरअसल तस्वीरें जिस तरह से आप भी समझा रहे हैं अनिल जी, तस्वीरें भी नजर आ रही है कि मिंडा कॉरपोरेशन, कुबोटा कॉरपोरेशन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जब इन्वेस्ट कर रही है, पहले ही दिन 11,000 करोड़, अब बाकी और जो दिन बचे हैं, जिस तरीके से चीजें चल रही है, वो ये बता ही रहा है कि यूपी को बहुत कुछ मिलने वाला है। दरअसल राजनीति इस पर भी जारी है। अगर कोई राज्य लेकर के आता है विदेशी इन्वेस्टमेंट, फिर उस पर क्योटो, आदित्यपुरम जैसे व्यंग्य या तंज कस देना किस तरह की राजनीति को दर्शाता है? हताशा है जाहिर तौर पर। ये रहीम साहब, ऐसे प्रश्न हम लोग अगर डेवलपमेंट के पूरे कंटेक्स्ट में बात करें, तो ऐसे प्रश्नों को हमारे समझ से नजरअंदाज किया जाना सबसे बेहतर होगा। क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रगति की राह पर हैं और समय स्वयं में ही बता देगा कि उन प्रश्नों का जवाब क्या है। वक्त दरअसल जो हालात जो हैं वो खुद इन सवालों के जवाब अपने आप में बन जाते हैं। फैज, आपसे भी समझना चाहूंगा, पॉलिटिकल सिनेरियो, राजनीति ओछी इसलिए हो जाती है क्योंकि सारी चीजें दिखने के बावजूद बयानबाजी दरअसल कम नहीं होती। नहीं, बिल्कुल रहीम, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, अपनी एक अलग आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं। और अगर आप जिसकी बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने तंज कसा है, जो बयान उन्होंने दिया है, वो उनका पॉलिटिकली उनका भेदभाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है। लेकिन जो बात अभी अनिल जी ने कहा है कि वो समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदल रही है या नहीं बदल रही। जो प्रयास मुख्यमंत्री, कम से कम हमें इस बात की सराहना जरूर करनी चाहिए कि ये प्रयास जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास तो कर रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवेश आए, किस तरह से उत्तर प्रदेश के युवाओं को पलायन करने की स्थिति ना बने, उन्हें रोजगार मिले। ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इंतजार नहीं, बल्कि वो समय आ चुका है, उत्तर प्रदेश अब बदलाव की आंकड़े भी बता रहे हैं ना फैज, दरअसल 25% जीडीपी का बन जाना, 2 साल में 5 लाख के एफडीआई का जमा हो जाना, आंकड़े भी तो बता रहे हैं दरअसल जाहिर तौर पर। और वक्त ये जो एमओयू साइन हो रहे हैं,
इस पर भी चीजें जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। बहुत कम समय बचा है अनिल जी, बहुत जरूरी सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि आम आदमी दरअसल ये सोच रहा है कि एमओयू अगर साइन हो रहे हैं, जापान से इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, मेरा इसमें क्या फायदा हो जाएगा, उनको थोड़ा सा समझाइएगा आप। देखिए, इसमें फायदा जो है, अगर सपोज एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं रहीम साहब, कि अगर हमारे यहाँ अगर कुशीनगर में कोई एयरपोर्ट बन रहा है, मिसाल के तौर पे, उस कुशीनगर के एयरपोर्ट पे अगर विदेशी मेहमान हमारी धरती पर आएंगे तो कहीं ना कहीं वो रोजगार के ऐसे अवसर पैदा करेंगे, साथ में जो इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट, सपोज कि अगर कुशीनगर को भी के रास्ते की बात अगर हम लोग करें कि सपोज कि यहाँ लखनऊ, कुशीनगर से कोई लखनऊ जाने के लिए इच्छा में है, या अयोध्या जाने की इच्छा में है, या कुछ ऐसे जो कल्चरल सेंटर्स हैं वहां पे जाने की इच्छा है, आगरा जाने की इच्छा है, ऐसी जगहों पे जाने की इच्छा है, तो उन रास्तों पे भी जब वो जाएंगे तो वो पूरा का पूरा हमारे उस तंत्र में उसका फायदा मिलता चला जाएगा। अब अगर वहां पे कुछ ऐसे युवा भी अगर हैं और जापानी भाषा में कुछ पारंगत हो गए, इवन तो ये जैसे मेरा खुद बेटा जो है वो जापानी लैंग्वेज में सर्टिफिकेशन ले चुका है, विदेश में पढ़ाई कर रहा है, तो वो जैसे कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं वो अवसर रोजगार के खोल देंगे, जिन अवसर के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है वो न केवल उन जगहों का बल्कि उन ऐसे एसोसिएटेड प्लेसेस का भी फायदा होगा जहां से हमारे पूरे प्रदेश का फायदा होगा, और प्रदेश के फायदे के साथ साथ पूरे देश का फायदा होगा। इसमें हमें बिल्कुल हमें लगता है कि हमें किसी संशय की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा निवेश आ रहा है तो जैसे फैज जी ने कहा, इन चीजों का स्वागत होना चाहिए और इसका फायदा निश्चित तौर पे मिलना चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद दिखाई देता है। और इसी वजह से मैं आश्वस्त हूं कि जो इस तरीके के जो प्रयास हैं, वो प्रयास अगर आज उत्तर प्रदेश कर रहा है, आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश कर रहा है, तो इसके अलावा बाकी भी प्रदेश कुछ ऐसी चीजों का अनुसरण कर सकते हैं जहां पे वो ऐसी चीजों को आगे बढ़ा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, फैज चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, दर्शकों को इस पूरी डील को समझाने के लिए, बल्कि जापान के इस दौरे को क्या कुछ यूपी को मिलेगा वो आपने समझा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस यात्रा के पहले दिन हुए इन समझौतों को भारत और जापान के बीच औद्योगिक संबंधों को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है वो यहाँ पर हमने चर्चा भी की। इन समझौतों से भारतीय उद्योगों में तकनीकी उन्नति आएगी, निवेश और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इसके साथ ही ये दोनों देशों के बीच स्थिर और लाभकारी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करेगा। आने वाले दिनों में और क्या कुछ उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है, तमाम चीजों पर रखेंगे नजर। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, लूंगा इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।